कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो है वो अवेलेबल है ये प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद हम फिर देखेंगे स्कैटरिंग के विषय में, इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है। फिर अपने सीवी रमन के विषय में जानेंगे, जो इंडियन सीवी रमन है, इंडिया के है, वो उनको फिर पुरस्कार जो मिला था नोबेल पुरस्कार, उसके विषय में देखेंगे। और फिर लास्ट में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जब समाप्त हो जाएगा तो रेस्ट और मोशन के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में जानेंगे। तो ये सब आज हम करने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले देखेंगे कि स्पेशल थियरी जो है रिलेटिविटी का, ये आइंस्टीन के द्वारा लाया गया था 1905 ईस्वी में। और जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वो 1915 ईस्वी में आइंस्टीन के द्वारा ही लाया गया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था आइंस्टीन के द्वारा, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टीन जी को। और फिर जो है ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लाइट क्या है, तो लाइट इज़ मेड ऑफ अ फोटोन। लाइट जो है फोटोन का बना होता है। फोटोन क्या है, तो छोटा छोटा पैकेट जो होता है ना, एनर्जी पैकेट, वो फोटोन कहलाता है। तो फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि लाइट इज़, फिर ऑप्शन में रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बहुत सारा वेव का ये इसमें दे दिया जाता है ऑप्शन में। तो उसमें लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब जैसे डी ब्रोगली साहब क्या प्रूव किए थे, तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर होता है कि एक तो ये वेव है और दूसरा जो है वो पार्टिकल है। तो इसका वेव नेचर कैसे डिसाइड होता है, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है वो डिसाइड करता है जो ये वेव नेचर का है लाइट। और वहीं पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साहब के द्वारा किया गया था, तो उसमें पार्टिकल के तौर पे दर्शाया गया था लाइट को। तो लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है। तो ये वेव और पार्टिकल का है, और इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन हो गया वेव का, और पार्टिकल मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो गया वो पार्टिकल दर्शाता है लाइट को। अब जैसे देखेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है वो कैसे प्रूव हुआ, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, तो उसके उपरांत ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है। और ये हम केमिस्ट्री में चर्चा भी किए हुए हैं, तो वहाँ से आप भी देख सकते हैं इसके विषय में थोड़ा अधिक जानना हो तो। अब जैसे स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग जब होता है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है, तो जैसे स्कैटरिंग हुआ किसी सतह से या फिर किसी पार्टिकल पर टकरा करके, स्कैटरिंग क्या होता है, तो उसका कोई निश्चित रिफ्लेक्शन नहीं होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है स्कैटर होकर के। तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। स्कैटरिंग क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन अब एस्ट्रोनॉट के विषय में देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एस्ट्रोनॉट के लिए स्काई का कलर जो है वो क्या, कौन सा कलर दिखता है उसको। तो एस्ट्रोनॉट जब वायुमंडल से ऊपर चला जाता है तो फिर उसको स्काई का कलर जो है वो ब्लैक कलर दिखता है। तो ओरिजिनल में स्काई का क्या कलर है, तो ब्लैक कलर ही है। अब इसके बाद देखेंगे सीवी रमन, कब सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, तो 1930 ईस्वी में मिला था। इनको पहले से इतना विश्वास हो गया था कि इनको नोबेल प्राइज़ मिलने ही वाला है, क्यों ये पहले से ही टिकट अपना ले लिए, सब कुछ ले लिए, क्योंकि इनका मेहनत ही बहुत खूब किए हुए थे। अब क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, उसके विषय में जानेंगे। तो पहले देखेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग में डिफरेंस क्या है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग सबसे पहले था, इन इलास्टिक स्कैटरिंग था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था इस विषय में। तो इलास्टिक स्कैटरिंग के विषय में जब सीवी रमन अध्ययन किए, तो इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या कॉन्सेप्ट है, तो इंसिडेंट फोटोन जो है, ये फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन है, वो जब किसी पार्टिकल पे गिरता है, तो जो फिर स्कैटर्ड फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो दोनों सेम होता है। मतलब इनके अनुसार क्या था, इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या कहना था, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है, वो स्कैटर्ड फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होता है। लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग इसके जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है। मतलब उल्टा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने क्या कहा, सीवी रमन साहब ने, तो इनके अनुसार जब 1 करोड़, मान के चलो 1 करोड़ जब फोटोन इंसिडेंट होता है, तो 1 करोड़ में एक ऐसा फोटोन होता है, एक ऐसा फोटोन होगा जो पार्टिकल से टकरा कर जब स्कैटर्ड होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। 1 करोड़ में एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी अलग होगा इनके अनुसार, ये कहा गया था। मतलब 1 करोड़ फोटोन को वो ऑब्जर्व किए हुए थे। तब इनका ये एक्सपेरिमेंट था। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो जाता है, तो एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग पे क्या
काम करता है इलास्टिक स्केटिंग, किसको फॉलो करता है, कौन सा स्केटिंग फॉलो करता है इलास्टिक स्केटिंग को? तो रेलाई स्केटिंग और मी स्केटिंग जो हम कल पढ़े हुए थे, तो वो क्या फॉलो करता है? इलास्टिक स्केटिंग फॉलो करता है। लेकिन ये जो है इन इलास्टिक स्केटिंग को कौन फॉलो करता है, कौन सा स्केटिंग? तो रमन स्केटिंग, क्योंकि सीवी रमन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो रमन स्केटिंग क्या करता है फॉलो? तो इन इलास्टिक स्केटिंग को फॉलो करता है। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में अंतर देख लेंगे। इंटरफेरेंस, जैसे इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस जैसे कोई पानी है, तो पानी में स्टोन फेंकने से क्या होता है? उसका एक गोल गोल करके बनने लगता है, एकदम ये ऐसे ऐसे पानी होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरा अगर इसको स्टोन फेंक देंगे तो क्या होगा? तो ये एक दूसरे पे चढ़ने लगेगा। तो उसमें उसमें क्या होगा? ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। पानी का जो है एक दूसरे के ऊपर जा कर के फिर थोड़ा मतलब वेव की तरह बनता है इसमें। तो वो जब वेव एक दूसरे पे चढ़ जाता है तो उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब एक लाइट वेव या कोई वेव दूसरे वेव पे चढ़ जाता है तो उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन जब लाइट का लाइट का वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम है, और जो जो होल से पास कराया जाता है वो बहुत छोटा होल है। तो जब छोटा होल से पास कराया जाएगा तो उसमें क्या होगा? थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होता है? तो एक जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ये भी, कलर्स इन ऑयल ड्रॉपलेट, जो मोटरसाइकिल सबसे गिरा रहता है पानी, ये तेल जो बारिश के मौसम में तो वो छतता हुआ नज़र आता है, मतलब दिखता रहता है कि कलर उसमें दिखता रहता है कौन कौन सा कलर है। तो वो जो कलर्स दिखता है ऑयल ड्रॉपलेट में, तो वो इंटरफेरेंस के कारण ही दिखता है। और फिर कलर्स, पीकॉक का जो फीदर होता है, पीकॉक का जो पंख होता है, मोर की पंख, उसको अगर लाइट में देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारा उस कलर दिखता है, तो वो इंटरफेरेंस के कारण ही दिखता है। अब कलर इन सोप बबल्स, ये एक इंटरफेरेंस का ही एग्जांपल है। जैसे बच्चे लोग फूंक मारते रहते हैं, बबल्स उड़ता रहता है, तो कलर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का बबल्स फॉर्मेशन होता है, तो वो भी इंटरफेरेंस का ही एग्जांपल है। अब डिफ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है? तो सीडी और डीवीडी का के पीछे जो लाइटिंग रहता है ना, एक चमकता रहता है, तो वो डिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब इसके बाद देखेंगे जैसे कलर्स इन होलोग्राम जो कोई बुक लेते हैं उसमें एक होलोग्राम चिपकाया रहता है। तो होलोग्राम में क्या होता है? तो स्टिकर की तरह होलोग्राम लगा रहता है और उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखता रहता है उसमें, तो वो डिफ्रैक्शन के कारण ही दिखता है। अब वही बात यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है जो हम बताए थे। अब उसके बाद देखेंगे जैसे पहला जो ये है लाइट वेव, मान के चलिए पहला लाइट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? A1 है, और दूसरे लाइट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? A2 है। तो अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड दोनों लाइट वेव अगर एक दूसरे के ऊपर एक ही डायरेक्शन से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? ए मैक्सिमम निकलता है। तो ए मैक्सिमम कैसे निकलता है? इसका जो एम्पलीट्यूड है वो और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों ऐड हो जाता है, तो ए मैक्सिमम A1 प्लस A2 हो जाता है। लेकिन वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन से फिर दूसरा लाइट वेव आकर के इसके ऊपर चढ़ जाता है तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में ए मिनिमम निकलता है, मतलब एम्पलीट्यूड 1 का जो है एम्पलीट्यूड 2 माइनस हो जाता है, तो A1 माइनस A2 ए मिनिमम निकल जाता है। अब इसके पश्चात इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे क्या क्वेश्चन है? तो दो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एम्पलीट्यूड का, तो A1 दिया हुआ है 2 और A2 दिया हुआ है 1। तो इसका ए मैक्सिमम और ए मिनिमम निकालना है, मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या था? ए मिनिमम बराबर क्या हो जाता था? तो A1 माइनस A2, तो A1 कितना है? 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना होगा? 1 होगा, और तो ये 1 हो गया। अब फिर ए मैक्सिमम अगर निकालना चाहे तो इसमें दोनों ऐड हो जाता है, ए मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो ए मिनिमम और ए मैक्सिमम का रेशियो आ गया वो 1:3 आ गया। अब इंटेंसिटी देखेंगे, इंटेंसिटी क्या क्या होता है? तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो अब इसमें हम देखेंगे आई मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर हो, ये ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और ए मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए मैक्सिमम हमको पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, और ए मिनिमम 1 है तो 1 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 1 हो गया। तो ये था आज, इस तरह से ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम देख लेते हैं जैसे कुछ डिस्टेंस, जब ये रेस्ट में रहता है वस्तु और ये मोशन में रहता है तो फिर कैसा कैसा ग्राफ पूछ लिया जाता है वो देखेंगे। तो ग्राफ अगर ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसा अगर पूछ लिया जाए
ये एक ग्राफ है, इसमें ये टाइम परिवर्तन होता रहता है लेकिन पोजीशन क्या है, सेम है। तो पोजीशन अगर सेम रहता है और टाइम चेंज होते रहता है, तो इसमें ऐसे करके देखेंगे तो टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, सेम है। तो इसको रेस्ट में बोला जाता है, रेस्ट में हो गया वस्तु, क्योंकि पोजीशन उसका सेम है, समय बदलते जा रहा है, तो इसको रेस्ट में बोला जाता है। अब इसके बाद अगर मोशन का देखा जाए डायग्राम कैसा होता है, तो मोशन का इस तरह से अगर ले लेंगे तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, तो इसमें सेम स्पीड सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, सेम पोजीशन मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा। जैसे ये पोजीशन हो गया इसका, ये हो गया टाइम, तो इतने टाइम में इतना दूरी तय किया, फिर इतने टाइम में ये दूरी जो है दोनों बराबर होता है, तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। अगर ये इस तरह का डायग्राम हो और ये पोजीशन का हो और ये टाइम का ग्राफ हो, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो पाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रूप में लिया जाता है ये ग्राफ को। अब और भी कई सारे ग्राफ पूछे जाते हैं, जैसे इस एक ग्राफ ये ले लेते हैं, एक ग्राफ ऐसा हो गया, तो इसमें क्या हो जाता है, तो एक पॉइंट यहाँ अगर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट पे पोजीशन क्या है, ये तो सेम टाइम में पोजीशन क्या होता है, चेंज हो रहा है क्या पोजीशन, ये टाइम तो सेम ही है। ये अगर टाइम है और ये पोजीशन हो गया, तो टाइम देखिए, टाइम तो सेम है, सेम टाइम में ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैसे आ सकता है, एक ही समय में दो जगह पे कैसे हो सकता है, तो ये संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल लिख देंगे इसमें। इसमें क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ये डायग्राम संभव ही नहीं है। तो इस तरह का भी डायग्राम आ जाता है, और एक आ जाता है इस तरह से डायग्राम आ जाता है, जैसे मतलब ग्राफ आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, तो ये टाइम हो गया और ये पोजीशन हो गया, तो पोजीशन तो इसका फिक्स है, ये पोजीशन फिक्स है, लेकिन डिफरेंट टाइम में पोजीशन फिक्स है। तो ये कैसे हो सकता है, टाइम अलग अलग है और पोजीशन फिक्स है। तो टाइम अगर अलग अलग है और पोजीशन फिक्स है तो क्या होगा, पोजीशन तब तो ये रेस्ट में कहलाता है, रेस्ट में कहलाता है। लेकिन अगर ये पी हो जाए, एक मिनट इसको हटा देते हैं, इसको हम अगर चेंज कर दे, तो अगर ये पोजीशन हो जाए, एक मिनट, ये अगर हमको पोजीशन ले लिया जाए और ये टाइम ले लिया जाए, तो टाइम क्या है, अभी कांस्टेंट हो गया, एक ही समय में इसका पोजीशन दो कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये कैसे संभव है, ये संभव नहीं है कि इसका पोजीशन यहाँ भी है और एक ही चीज़ पार्टिकल का पोजीशन यहाँ भी है एक ही समय में, ये संभव नहीं है। तो इसमें भी नॉट पॉसिबल आंसर हो जाएगा, इसका नॉट पॉसिबल आंसर होगा। लेकिन अब ये नॉट पॉसिबल है, तो इसके मतलब कब पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल एक कंडीशन में हो सकता है जब वस्तु का स्पीड जो है इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट स्पीड अगर होगा, वस्तु का इनफाइनाइट स्पीड है, तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट स्पीड है तो वस्तु तुरंत यहाँ पे है और तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि अब एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड है, मिलियंस किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, करोड़ों अरबों खरबों में, तो वो तुरंत यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये तब भी संभव नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वो लाइट का स्पीड होता है। लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ है। इस लाइट का मैक्सिमम स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये इससे ज़्यादा स्पीड कुछ है ही नहीं अभी तक, तो लाइट का ही मैक्सिमम स्पीड है, तो ये भी संभव नहीं है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल ही रहेगा इसका आंसर भी। अब देखेंगे जो डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस देखेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस जैसे अब यहाँ से हम ए से बी तक हमको जाना है, अब ये 40 मीटर दूरी गए और फिर यहाँ से रिटर्न भी आ गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो 40 जाने का 40 आने का, तो डिस्टेंस यहाँ पे 80 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो जाता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम ही हो गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 80 हो जाता है। अब इसी तरह से अगर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट
पॉजिटिव भी रहता है, निगेटिव भी रहता है और ज़ीरो भी रहता है। अब जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि अगर 50 किलोमीटर चला और फिर इसी डायरेक्शन में 50 किलोमीटर यहीं तक आगे पहुँचा, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो समझ में आ गया, लेकिन अब पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव जैसे ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रेंगुलर शेप में, तो अब ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। तो अगर डिस्टेंस निकाला जाए यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो कैसे होगा? 3 और 4 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। 7 किलोमीटर क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हमको राइट एंगल ट्रायंगुलर से पता चलता है, ये जो 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 के बराबर हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 5 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया, पॉजिटिव भी प्रूव हो गया। अब इसका निगेटिव वैल्यू कब आता है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे ये ए से चला, बी तक पहुँचा, ये 100 किलोमीटर है, और ये फिर सी तक पहुँचा बी से, ये इसका जो दूरी है वो 140 किलोमीटर है। तो ये इसका कितना हुआ? एक किस डायरेक्शन में चला था? इस डायरेक्शन में चला था, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो 100 माइनस 140 हो जाएगा, तो ये -40 किलोमीटर यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो -40 क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है। तो इस दोनों में अगर अंतर पूछा जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर अंतर फाइंड आउट किया जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो उसमें क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और ये डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और डिस्टेंस में इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो दोनों ये बराबर हो गया। अब फिर डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ज़ीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव निगेटिव तीनों होगा। अब इसके बाद अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस मतलब जो है डिस्टेंस, एक ये आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ये ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के और इक्वल ग्रेटर ही होगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई पार्टिकल इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन स्मॉलेस्ट पाथ जो है बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये दोनों में अंतर हो गया। तो इससे आगे हम मोशन के विषय में फिर देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।